नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नौ सेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन को आप जरूर डेली ज्वाइन कीजिए। इस सेशन के अंदर मैं डेली 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करवाती हूँ, तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर डेली ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ। ना थके हैं पैर ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर ना हिम्मत हारी है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। अपने सफर को जारी रखिए जब तक आप अपने अचीव नहीं कर लेते अपने गोल को। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से रीड करिए और इसका जवाब आपको बताना है। Which liquid is commonly used in clinical thermometers due to its high sensitivity to temperature? क्या पूछा गया है कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर बना लेती हूँ, ये इसका वल्व है। ठीक है, डायग्राम ऐसा ही कुछ नहीं है, इसका क्या है, स्टेम है। यहाँ पर क्या रहती है, रीडिंग रहती है, यहाँ पर एक बटन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो थर्मामीटर के अंदर क्या, थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड है वो कौन सा होता है जो कि किसके टेम्परेचर के प्रति कैसा है, सेंसिटिव है, हाई सेंसिटिव है। तो ध्यान रखना उसमें क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या मरकरी रहती है, ठीक है, जो क्या है, टेम्परेचर के प्रति हाई सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द शेप ऑफ द वल्व इन एन ओरल थर्मामीटर? क्या पूछा गया है कि ओरल थर्मामीटर में, ठीक है, जो ओरल थर्मामीटर होता है तो उसके बल्ब का शेप कैसा होता है। आप ओरल, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट समझना, ओरल प्लस रेक्टल, रेक्टम थर्मामीटर को कैसे देखेंगे, अगर दोनों एक जगह रखे हैं तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे पहचानना है, उनके बल्ब के साइज से आप रेक्टम और किसको, ओरल थर्मामीटर को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओरल थर्मामीटर के जो वल्व है उसका शेप पूछा है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो ध्यान रखना उसका शेप दिखता है लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। कैसा शेप दिखेगा, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, किसका, ओरल थर्मामीटर के वल्व का। अगर बात की जाए रेक्टम की, किसकी, रेक्टम की, तो उसका दिखता है थिक एंड शॉर्ट। कैसा दिखता है, थिक एंड शॉर्ट। तो ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर ओरल का क्या है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर रेक्टम की बात की जाए तो ऑप्शन ए लगा के आना है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्लास पसंद आए तो जरूर इस क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए और अपने एक फ्रेंड्स को जरूर क्लास के साथ जोड़िए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वॉल्व इन अ रेक्टल थर्मामीटर। ठीक है, तो रेक्टल थर्मामीटर का पूछा गया है। तो ऊपर बताया था कैसा होता है, थिक एंड सॉफ्ट। ठीक है, मोटा रहेगा और छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर मार्क्ड ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर इन सेल्सियस। उन्होंने पूछा गया है कि जो प्रिंटेड होती है, जो प्रिंटेड होती है रेंज थर्मामीटर में, वो कितनी होती है सेल्सियस के अंदर। ठीक है, जो मार्क्ड होती है या प्रिंट होती है, ठीक है, ध्यान रखना, तो वो होती है सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस टू 43.3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि फ़ारेनहाइट में कितनी मार्क्स होती है। ठीक है, What is the temperature range in Fahrenheit marked on a clinical thermometer? क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मार्क होती है रेंज फ़ारेनहाइट में, वो कितनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, तो वो होती है 95 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है, 95 to 110 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा गया है? विच पार्ट ऑफ थर्मामीटर कंटेन्स द रेडिएशन मार्किंग। क्या पूछा गया है कि जो निशान होते हैं रीडिंग के, ठीक है, जो निशान होते हैं वो थर्मामीटर के कहाँ इंडिकेट किए जाते हैं, कहाँ पर दिखाए जाते हैं? ए थर्मामीटर का बल्ब होता है और ए थर्मामीटर की क्या होती है? स्टेम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो रीडिंग है वो कहाँ दर्शाई जाती है? स्टेम। ठीक है, कहाँ पर? स्टेम पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी क्वेश्चन मैंने ऊपर कवर करवाए हैं उनका एक क्विक में रिवीजन है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा गया है? Which of the following is the correct dilution for Sablon used to disinfect a clinical thermometer? यहाँ पे पूछा गया है कि आपको क्लिनिकल थर्मामीटर को क्या करना है? क्लीन करना है या फिर डिसइंफेक्ट करना है। तो जो आप सेबलॉन को यूज में लेंगे तो उसका कितना डिल्यूशन होना चाहिए? ठीक है, तो ध्यान रखना आप सेबलॉन को 120 यानी कि एक हिस्सा सेबलॉन और 20 हिस्सा वाटर का एक कांच की, ठीक है, एक कांच की बोतल में आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और क्या करेंगे? थर्मामीटर को उसके अंदर डालकर क्लीन करेंगे 5, ठीक है, 5 मिनट तक आपको रखना है। ठीक है, ये मिनट भी याद रखना। ठीक है, डन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। What is the standard solution for Lysol and Dettol used in thermometer disinfection? क्या पूछा गया है कि थर्मामीटर की सफाई के लिए लाइसोल और डेटॉल की जो मानक मात्रा है, यानी कि लाइसोल और डेटॉल को कितना यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना उसको कितना यूज में लेते हैं। जो लाइसोल और डेटॉल है, ठीक है, लाइसोल प्लस डेटॉल है, इसकी मात्रा सेम होती है, सेम यूज में लेते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन एक साथ रखा गया है। अलग अलग भी पूछा जा सकता है, बट आंसर वही रहेगा। तो इसका लेते हैं 140। ठीक है, यहाँ पर 1 हिस्सा होता है डेटॉल या फिर लाइसोल का और 40 हिस्सा होता है वाटर का। ठीक है, फिर इनको कांच की बोतल में सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर 5 मिनट और रखना है, उसके बाद थर्मामीटर क्लीन हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा। डन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर डिसइंफेक्टेंट लाइक सेवलॉन, लाइसोल एंड डेटॉल टू एक्ट ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर? क्या पूछा गया है कि सेवलॉन, लाइसोल और डेटॉल जैसे डिसइंफेक्टेंट्स को थर्मामीटर पर इफेक्ट यानी प्रभाव दिखाने में कितना समय लगता है, यानी कितने देर तक थर्मामीटर वॉश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फ्यू, कुछ सेकंड, नॉट, बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड दिया गया है फ्यू अ मिनट, यस, ये सही हो सकता है, कुछ मिनट लगते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने मिनट शो नहीं किया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं 1 घंटा बहुत ज्यादा, और फोर्थ है ओवर नाइट, पूरी रात बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ मिनट, कितने? 5। ठीक है, मिनट पूछा जाए कितने? 5। ठीक है, डन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो जरूर अपने फ्रेंड्स को इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए और इस क्लास से डेली आप भी ज्वाइन हो और अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो एक मोटिवेशन और हो जाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आपको मजा लेना है तो मेहनत
करना पड़ेगी। कोई कुछ भी कहता है, किसी के कहने पर आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़िए, आप पढ़िए, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो वही लोग आपके ही सपोर्ट में बोलेंगे जो आपको आज बुरा बुरा कहते हैं। इसलिए मेहनत कीजिए, बस एक ही ऑप्शन होता है आपको कि किसी को मुंह से नहीं, मेहनत से जवाब दो, ठीक है। मेहनत करके सिलेक्शन लो, अपने आप आपको कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। Each small line on a clinical thermometer is equal to how much in Fahrenheit? क्या पूछा गया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की प्रत्येक छोटी रेखा फ़ारेनहाइट में कितनी होती, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो छोटी छोटी रेखा होती है, एक ए रेखा एक ए रेखा, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, ठीक है, वह पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना होता है, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, यानी कि 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ईच स्मॉल लाइन ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज इक्वल टू हाउ मच इन सेल्सियस। क्या पूछा गया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की प्रत्येक छोटी रेखा सेल्सियस में कितनी होती है, ठीक है। जो सेल्सियस में लाइनें होती हैं वो कितनी होती हैं, उसी तरह सेल्सियस में हर छोटी लाइन 0.1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए 37.0 है फर्स्ट रीडिंग, फिर उसके बाद अगली जो डंडी होगी वो कितनी होगी, 37.1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही 37.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डन। और उसके फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो मान लीजिए किसी का टेम्परेचर आ रहा है 98.0 उस लाइन पर, और दूसरे का आ रहा है दूसरी डंडी पर, तो कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो 98.2। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। Why should a clinical thermometer not be based with hot water? Washed hot water. क्या पूछा गया है, क्लिनिकल थर्मामीटर को गर्म पानी से क्यों नहीं धोना चाहिए, क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इट मे फेड द मार्किंग्स, ग्रेडिंग मिट सकती है, नॉट। बी है, इट गिव्स रॉन्ग रीडिंग्स, गलत रीडिंग, नॉट, कोई मतलब नहीं। सी, इट मे ब्रेक द थर्मामीटर, थर्मामीटर टूट सकता है, यस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। फिर भी डी देख लेते हैं, इट डैमेज द मरकरी, पारे को नुकसान पहुंचेगा, नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मामीटर ब्रेक हो सकता है, ठीक है, टूट सकता है। सॉरी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश की वजह से कुछ शोर हो रहा होगा, उसके लिए सो सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाए उनका क्विक में ये नोट्स है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। What should be used to collect mercury if a thermometer break? क्या पूछा गया है, मान लो आप गुस्से में थे और आपको बोल दिया कि चले जाओ टेम्परेचर ले लो, और आपने गुस्से में उठाया थर्मामीटर और थर्मामीटर गिर गया। अब गिर गया सो थर्मामीटर गिरा तो मरकरी फैल गई। अब आपको उस मरकरी को कलेक्ट करना है तो क्या करेंगे। ध्यान रखना, इस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, तसल्ली से काम लेना है। और क्या करना है आपको, ठीक है, कॉटन एंड क्लॉथ ये बिल्कुल यूज में नहीं लेना है। मोप एंड डिटर्जेंट ये भी बिल्कुल यूज में नहीं लेना है। बूम
एंड वैक्यूम, ये भी बिल्कुल यूज में नहीं लेना है। झाड़ू, मोछा, वैक्यूम क्लीनर, ये कुछ यूज में नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आई ड्रॉपर या फिर हैवी पेपर लेना है, उससे मरकरी को कलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। कभी भी पोंछा नहीं मारना है, ना ही वैक्यूम क्लीनर यूज करना है, ना ही डिटर्जेंट यूज करना है। आपको क्या करना है, आई ड्रॉपर और हैवी पेपर से उस मरकरी को कलेक्ट करना है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। What is the correct method for disposing of spilled mercury from a broken thermometer? क्या पूछा गया है कि टूटे हुए थर्मामीटर से आप, चलो मान लो गिर गया थर्मामीटर, मरकरी भी फैल गई। अब गिरे मरकरी को सही तरीके से आप, करेक्ट मेथड क्या है उसको डिस्पोजिंग करने का। तो यहाँ पे समझिए, ठीक है, यहाँ पे समझिए, स्पेस खाली करती हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे कि कैसे आपको डिस्पोज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मरकरी को, ठीक है, किसको, मरक्यूरी को आई ड्रॉपर या हैवी पेपर से कलेक्ट करना है। उसके बाद जिप लॉक बैग में रखें। किसमें, उसके बाद जिप लॉक बैग में रखें। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल पैकिंग करें। ठीक है, क्या, उसके बाद आपको ट्रिपल पैकिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिसाइकल सेंटर भेजना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या करना है, मरकरी अगर फैल गई है तो क्या करना है, आपको आई ड्रॉपर या हैवी पेपर से कलेक्ट करना है। आपको झाड़ू या फिर कपड़े से साफ नहीं करना है। उसके बाद आपको जिप लॉक बैग में रखें, वैक्यूम क्लीनर यूज नहीं करना है। फिर उसके बाद ट्रिपल पैकिंग करें, केमिकल या डिटर्जेंट बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, उसके बाद आपको सील कंटेनर में रखें। पारे को कभी भी आप अपने ऐसे ही हाथों से नहीं छूना है। फिर उसके बाद आपको रिसाइकल सेंटर भेज देना है। देन आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे ये पॉइंट। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यही पूछा गया था उसमें, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सील इन ट्रिपल प्लास्टिक बैग्स एंड प्लेस इन वाइड माउथ कंटेनर। 3 प्लास्टिक थैलियों में बंद कर चौड़े मुंह वाले डिब्बे में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। आफ्टर कलेक्टिंग मरकरी वेयर शुड इट बी सेंट? क्या पूछा गया है कि मरकरी इकट्ठा करने के बाद उसे कहाँ भेजना चाहिए। ठीक है, मरकरी इकट्ठा हो गया, चलो सब हो गया, अच्छे से पैकिंग कर ली। अब उसको कहाँ भेजना है, जनरल हॉस्पिटल नॉट, स्कूल लैब नॉट, म्यूनिसिपल डस्टबिन नॉट। आपको कहाँ भेजना है, उसको रिसाइकलिंग सेंटर भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है आपको बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड आफ्टर अ थर्मामीटर ब्रेक्स? क्या पूछा गया है कि थर्मामीटर टूटने के बाद निम्न में से किस प्रक्रिया से बचना चाहिए, आपको क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यूज ऑफ पेपर और ड्रॉपर, ये तो यूज करना है। सेकंड है यूजिंग वैक्यूम क्लीनर नॉट। अब यहाँ पर समझिए कि वैक्यूम क्लीनर को क्यों यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वैक्यूम क्लीनर एक सफाई करने की मशीन होती है। ठीक है, क्या होती है, एक सफाई करने की मशीन होती है जो हवा की ताकत से धूल खींचती है। ठीक है, ठीक है, क्या करती है, अब हवा की ताकत से जो भी धूल होती है वो सब खींच लेती है। ठीक है, फिर सारा कचरा मशीन से डस्ट बैग या कंटेनर में जमा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब जो वैक्यूम क्लीनर है, मरकरी प्लस वैक्यूम, ठीक है, क्लीनर है, तो पारा गर्म होकर जहर में बदल जाता है
और वैक्यूम क्लीनर उसे गर्म करता है, जिससे वह जहरीली गैस बन जाती है और यह गैस सांस के अंदर जाकर शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कभी भी वैक्यूम क्लीनर का यूज नहीं करना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी क्वेश्चन मैंने ऊपर कवर करवाए हैं उनका शॉर्ट में एक क्विक नोट से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्रेडिशनल 4 वाइटल साइन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन ट्रेडिशनल वाइटल साइन नॉट पूछा है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखा करो, यस पूछा है या फिर नॉट पूछा है। ठीक है, कई बार इसमें गड़बड़ हो जाता है यस या नो के चक्कर में। ठीक है, तो टेम्परेचर तो होता है, पल्स भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, बट जो विजन है वो नहीं है। ठीक है, तो नॉट पूछा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, व्हाट आर द 4 ट्रेडिशनल वाइटल साइन। क्या पूछा गया है कि 4 ट्रेडिशनल वाइटल साइन कौन से हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देखना है। तो हाइट वेट है, इसमें नॉट हो सकता है। इसमें क्या है, ब्लड शुगर, ये भी नहीं होगा। इसमें विजन दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, व्हाट इज कंसिडर्ड द 5th वाइटल साइन इन अ कॉन्शियस पेशेंट। क्या पूछा गया है कि कॉन्शियस पेशेंट में 5 वाइटल साइन क्या माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कॉन्शियस पेशेंट के अंदर जो 5th वाइटल साइन है, कॉन्शियस पेशेंट का पूछा है, ध्यान रखना स्पेशली। तो जो 5th वाइटल साइन है वो होता है पेन। क्या होता है, पेन। कॉन्शियस के अंदर अगर यहीं पर वो अनकॉन्शियस की बात करता तो आपको पेपिलरी, ठीक है, पेपिलरी रिस्पॉन्स लगाना है। क्या, पेपिलरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अनकॉन्शियस की पूछता। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्शियस की पूछा है तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनकॉन्शियस की पूछता तो पेपिलरी रिस्पॉन्स। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट व्हाट इज कंसिडर्ड द 5th वाइटल साइन। क्या पूछा गया है कि अनकॉन्शियस में 5th वाइटल साइन कौन सा है। अभी बताया था कौन सा होगा, पेपिलरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड 5th वाइटल साइन अकॉर्डिंग टू रिसेंट मेडिकल स्टैंडर्ड। क्या पूछा गया है कि हालिया मेडिकल मानकों में के अनुसार 5वां स्टैंडर्ड वाइटल साइन कौन सा है। स्टैंडर्ड वाइटल साइन पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना, तो जो स्टैंडर्ड वाइटल साइन है वो होता है SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन। डन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने क्वेश्चन ऊपर कवर करवाए हैं उनका एक क्विक नोट्स है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। क्या पूछा गया है कि कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ध्यान रखना कोर बॉडी टेम्परेचर किसे कहते हैं, जो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, इंटरनल, उसी को हम कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस की बात की जाए तो 37.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37.8 डिग्री सेल्सियस, अच्छे से लिख देती हूँ, 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। सेल्सियस में पूछे तो ये है, फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज सरफेस बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। क्या पूछा गया है कि सतही यानी सरफेस बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है। सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है सुपरफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में पूछा है
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है? द प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज नोन एज। क्या पूछा गया है कि शरीर में हीट प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? ठीक है, थर्मोलाइसिस, थर्मोजेनेसिस, कंडक्शन या फिर रेडिएशन। हीट प्रोडक्शन को हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस। क्या कहते हैं? थर्मोजेनेसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है? द प्रोसेस ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि शरीर से ऊष्मा निकलने की यानी हीट लॉस की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? थर्मोजेनेसिस को हम किसको कहते हैं? हीट प्रोडक्शन को। तो ये तो होगा नहीं। और बी है थर्मोलाइसिस। तो ध्यान रखना हीट लॉस को हम थर्मोलाइसिस ही कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन ऊपर कवर करवाए यहाँ पर क्विक में नोट्स है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ क्लीनिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर यूज। क्या पूछा गया है कि जब आपने थर्मामीटर को यूज नहीं किया है उससे पहले भी आपको थर्मामीटर को क्लीन करके ही किसी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर अप्लाई करना है। ठीक है, बिना वॉश के आपको थर्मामीटर को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि बिफोर, ठीक है, पहले, उपयोग करने से पहले आप किस दिशा में थर्मामीटर है उसको क्या है किसी भी पेशेंट के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो थर्मामीटर है उसको आप कैसे में वॉश करेंगे, उसको आपको वॉश करना है लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। ठीक है, कम से ज्यादा, जहां पर कम, ठीक है, गंदगी है उससे अधिक गंदगी की साइड आपको क्या करना है? थर्मामीटर को क्लीन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्ब, स्टेम टू बल्ब। ठीक है, कहाँ से? बल्ब टू स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, बिफोर पूछा है। ठीक है, बिफोर पूछा है तो बल्ब से स्टेम की तरफ। ठीक है, डन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करता आफ्टर की, ठीक है, अगर बात करता आफ्टर की तो आपको स्टेम टू बल्ब लगाना था, क्योंकि जब आप टेम्परेचर चेक कर चुके होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में जो बल्ब है, ठीक है, वो कैसा हो गया होगा? गंदा। ठीक है, तो बल्ब की साइड से ना करके हम स्टेम टू बल्ब की साइड से उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर की बात की जाए तो स्टेम टू बल्ब और बिफोर की बात की जाए तो बल्ब टू स्टेम। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। What is the correct sequence of cleaning area while disinfecting a thermometer? क्या पूछा गया है कि थर्मामीटर को साफ करते समय क्षेत्रों को किस क्रम में साफ किया जाना चाहिए? ठीक है, अभी बताया था कैसा करेंगे? लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, कम संक्रमित से ज्यादा संक्रमित की ओर हमको क्या है? थर्मामीटर को क्लीन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? विच क्लीनिंग मोशन इन यूज्ड फॉर थर्मामीटर डिसइंफेक्शन। क्या है? आपको थर्मामीटर को क्लीन करना है। ठीक है, तो उसकी मोशन कैसी होनी चाहिए? आपको रोटेशनल मोशन में क्लीन करना है। कैसा? रोटेशनल मोशन में क्लीन करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने क्वेश्चन ऊपर कवर करवाए हैं उनका क्विक में ये नोट्स है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। आफ्टर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन फॉर अ क्लीनिंग, फॉर क्लीनिंग। वही पूछा गया है कि थर्मामीटर उपयोग हो चुका है अब, ठीक है, उसके बाद आप उसको क्लीन कैसे करेंगे?
ऊपर ही बताया था कैसे करेंगे। हमेशा याद रखना है कि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, तो अब थर्मामीटर यूज हो चुका है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि बल्ब क्या है, ज्यादा कंटामिनेटेड हो गया है। ठीक है, तो आप कहाँ से उसको रब करेंगे, स्टेम से। ठीक है, तो ये स्टेम टू बल्ब, ठीक है, स्टेम से बल्ब की ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन साइट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तापमान मापने का सामान्य स्थान नहीं है। ठीक है, आपको एक बताना है, नॉट पूछा है। रेक्टम होता है, एक्सेला भी होता है, ठीक है, बेसाइना भी होता है, वट जो फोर आर्म है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। क्या पूछा गया है कि तापमान मापने के समान स्थान कौन से हैं, कॉमन साइट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेस्ट बैक लिखा है तो बिल्कुल गलत, फिंगर बिल्कुल गलत, पाम एल्बो बिल्कुल गलत। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रेक्टम, एक्सिला, बेसाइना, ग्रोइन, ये करेक्ट है। ठीक है, डन। ओरल भी, ठीक है, ओरल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्या पूछा गया है, हाउ इज एन ओरल टेम्परेचर टेकन यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या पूछा गया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर से ओरल टेम्परेचर कैसे मापा जाता है, कैसे आप उसको मेजर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, प्लेसिंग थर्मामीटर अंडर आर्मपिट फॉर 2 मिनट्स। आर्मपिट में यूज नहीं करना है, ये नॉट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड दिया गया है, प्लेसिंग थर्मामीटर इन माउथ अंडर द टंग फॉर 2 मिनट्स विथ लिप्स क्लोज। यस, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको क्या करना है, थर्मामीटर को प्लेसिंग माउथ के अंदर करना है, टंग, ठीक है, फॉर 2 मिनट्स विथ लिप्स, लिप्स को भी क्लोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। और ये दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट आफ्टर अ पेशेंट हैज टोकन हॉट कोल्ड लिक्विड स्मोक्ड और चोल्ड बिफोर मेजरिंग ओरल टेम्परेचर। मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत शौकीन है किसका, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, ये सब चीजें करता है, बट उसको फीवर आ गया है, बट उसको वो चीजें तो छोड़नी ही नहीं है, कितने भी चिल्लाते रहो कि ये चीजें मत खाओ, बट फिर आपको टेम्परेचर भी लेना है और उसने वो सब खा रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक वो मुंह चला रहा है ना, तो तब तक उसका क्या है, टेम्परेचर ज्यादा मेजर होगा। ठीक है, तो गर्म या ठंडा या फिर धूम्रपान जो भी किया है उस व्यक्ति ने, तो आपको उसको कहना है कि थोड़ा आराम करो, उसके बाद हम टेम्परेचर आपका मेजर करेंगे। तो आपको 15 से 30 मिनट वेट करना है, उसके बाद ही आपको उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो है कितना भी चिल्लाते रहो, वो सब छोड़ते नहीं है पेशेंट, दुख के भी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज नॉट सुइटेबल फॉर ओरल टेम्परेचर मेजरमेंट। क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस रोगी के लिए ओरल थर्मामीटर का प्रयोग उचित नहीं है। मतलब कि कौन से व्यक्ति के अंदर आपको ओरल थर्मामीटर को यूज में नहीं लेना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है, अ पेशेंट आफ्टर ओरल सर्जरी, ओरल सर्जरी के बाद। ठीक है, नॉट पूछा है, नॉट सुइटेबल। बी दिया गया है, अ काम एडल्ट पेशेंट, एडल्ट में तो हम कर ही सकते हैं। सी है, आ चाइल्ड अबव 10 ईयर्स ऑफ एज, 10 ईयर के बच्चे में भी कर सकते हैं चेक ओरल थर्मामीटर से। डी है, आ हेल्दी पर्सन रेस्टिंग इन बेड, अस्वस्थ आराम कर रहा रोगी। ये तीनों तो करेक्ट हैं, इनमें तो हम मेजर
कर ही सकते हैं। बट नॉट पूछा है तो यहाँ पे नॉट में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ पेशेंट आफ्टर ओरल सर्जरी। अगर